खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड के मुख्तसर सवाल जो आते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो 15 सवाल आते हैं उसमें से हमें 10 सवाल के ही जवाब देने होते हैं और हर सवाल के बदले 2 नंबर होते हैं। तो 10 दूनी 20 नंबर का सवाल आपको हमारे इस वीडियो से मिल जाएगा। ये हम पार्ट 1 लेके आ रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप इन 2 वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा समय का नहीं होगा, मतलब 1 सवा घंटे का वीडियो होगा। तो आपके ये 20 नंबर इससे कन्फर्म हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्द खुदाई अज़्ज़ो जल से है कि हम्द किसे कहते हैं। तो इसका जो जवाब होगा, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 2, नात किसे कहते हैं। तो जिस नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। 3 नंबर पे देखते हैं दोस्तों, मुनक़बत किसे कहते हैं। तो जिस नज़म में औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उसे मुनक़बत कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, क़सीदा किसे कहते हैं। तो जिस नज़म में किसी शख्स की तारीफ़ की जाए उसे क़सीदा कहते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं, शबनम कमाली कब और कहाँ पैदा हुए। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में पैदा हुए। सवाल नंबर 5 देखते हैं, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था। तो उनका इंतकाल हुआ था 17 अगस्त 2004 को। 7 नंबर देखते हैं, कायनात की तख्लीक किसने की। तो कायनात की तख्लीक खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने की। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इंसान की मुश्किलों को खालिक़े कायनात रब्बुल इज़्ज़त या खुदाए ताला हल करता है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। हम्द और नात में क्या फ़र्क है। तो ये बुनियादी फ़र्क है कि हम्द जो है अल्लाह ताला के लिए और नात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो यही इसमें बुनियादी फ़र्क है। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं, और जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। आज देख लेते हैं भाभी जान से कुछ अहम सवालात और उसके जवाब। सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। तो सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए थे और ये 1911 में पैदा हुए थे। 1911। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। तो उसके बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानों के पहले मजमूए का क्या नाम था। तो सुहेल अज़ीमाबादी के अफ़सानों के पहले मजमूए का नाम 4 चेहरे था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी। तो सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम मदरसा में नहीं बल्कि एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में उनके नानिहाल में हुई थी। रुकैया भाभी के किस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम क्या था। तो इसका जवाब है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शौहर को सियासत करने का शौक़ था, जिस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। अगला सवाल देखते हैं, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उसका नाम शिमी था, क्योंकि वह गरीब लड़की थी। अफसाना भाभी जान के 6 किरदार का नाम बताएं।
तो भाभी जान का जो 6 किरदार है, तो नंबर 1 पे देख लेते हैं रुकैया भाभी, रुकैया। नंबर 2 पे अख्तर, नंबर 3 पे शिमी, नंबर 4 पे जमीला, नंबर 5 पे रेहाना, नंबर 6 पे नन्हे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा? तो इसका जवाब है, रुकैया भाभी को शिमी के भाई के एमए की फ़ीस अदा करने के लिए सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करवाना पड़ा था। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए नए लिखने वालों, नए कलमकारों को ख़ुतूत लिखने का काम करती थी। अफसाना भाभी जान के हवाले से बताइए कि उनके देवर का नाम क्या था? तो रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था, जो कि एक शायर भी थे। फरार से देख लेते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी तो और कब हुई थी? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई थी। जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़िरार शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो उसके वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का ज़िक्र कीजिए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात में अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती ज़ाविये, ज़ख़म के फूल अहम है। कटी हुई शाख से अहम क्वेश्चन देख लेते हैं, कमर जहाँ की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो 1951-52 को समस्तीपुर ज़िला के मरदुमखेज़ गांव बुज़ुर्गद्वार में हुई थी। कमर जहाँ के ख़ानदान को किस चीज़ से दिलचस्पी थी? इल्म और अदब से दिलचस्पी थी। कमर जहाँ ने उर्दू में एमए पीएचडी कहाँ से किया था? तो वो पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमर जहाँ ने अफसाना कब से लिखना शुरू किया था? तो वो 1966 ईस्वी से लिखना शुरू की थी। कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम क्या है? तो जुनून वफ़ा है। कमर जहाँ की पहली कहानी कब और कहाँ शाये हुई थी? तो कमर जहाँ की पहली कहानी माहनामा सुबह-9 1966 ईस्वी को पटना में हुई। तो ये कमर जहाँ का जो माहनामा है सुबह-9, तो ये 1966 ईस्वी को पटना से शाये हुई थी। कमर जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया था? तो वो भागलपुर से की थी वो। कमर जहाँ तरक्की करके किस यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू बनी? तो कमर जहाँ तरक्की करके सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी में बनी। कमर जहाँ ने अफसाना निगारी के अलावा और किस सिन्फ़ में लिखा है? तो वो तनकीदी मज़ामीन भी लिखी हैं वो। कमर जहाँ के अफसानवी मजमूए का नाम है, तो क्या नाम है? चारागर 1983 में, अजनबी चेहरे 1991 में, यादनगर, ये 3 उसके अफसानवी मजमूए हैं। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख, ये आपके निसाब में शामिल है। अब आशियाना से कुछ अहम सवाल देख लेते हैं। निगार अजीम का कलमी नाम क्या है? तो निगारे अजीम। निगारे अजीम उर्दू के अलावा और किस मौजू में एमए किया? तो वो ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए की हैं। निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री किस मौजू पर मकाला पेश करके हासिल की? तो वो है सआदत हुसैन मिंटू का अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा।
निगारे अजीम ने अपने अफसाना के किस नुक्ताए नज़र को मौजू बनाया था? तो वो ख़वातीन की जज्बात व एहसासात को अपना नुक्ताए नज़र बनाया था, क्योंकि एक औरत की बात को एक औरत ही अच्छे तरीके से समझ सकती है। तो इसमें उसने तब आजमाई की और बहुत हद तक कामयाब भी हुई वो। सिराज को नौकरी किस शहर में हुई थी? तो बेंगलोर में इसको नौकरी हुई थी सिराज को। शबाब, सना, उरूज दिए गए अल्फाज के माने लिखिए। तो जो शबाब है, शबाब बोलते हैं जवानी को, और सना बोलते हैं तारीफ़ को, और ये क्या बोलते, उरूज बोलते हैं तरक्की को, और उरूज का जो है उल्टा क्या होता है? ज़वाल होता है। तो उरूज बोलते हैं तरक्की को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिराज फ्लैट के लिए कितने मंजिल पे रहता था? फ्लैट के कितने मंजिल पे रहता था बेंगलोर में वो? तो वो 7वीं मंजिल पे रहता था सिराज। और बरकत अली सिद्दीकी की बीवी या सिराज की अम्मी का नाम क्या था? तो उसका नाम था जरीना। थक गया हूँ मैं आराम करते करते, ये जुमला किसका है? तो बरकत अली सिद्दीकी का ये जुमला है। अफसाना आशियाना के 3 किरदारों के नाम लिखें। तो अफसाना आशियाना के 3 किरदार मंदरजा जेल हैं। मंदरजा जेल सिराज 1 नंबर पे, 2 नंबर पे इरफाना, 3 नंबर पे बरकत अली सिद्दीकी। सिन्फ अफसाना की 2 मशहूर खुसूसियात बताइए। तो अफसाना के 2 मशहूर खुसूसियात इस तरह हैं। ये कहानी की वो शक्ल है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, और अफसाना में ज़िंदगी की किसी एक पहलू के हादसा को पेश किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो अफसाना होता है, हिंदी में कहानी बोलते हैं उसे, तो एक बार बैठेंगे तो उसको पढ़ लेते हैं, और ज़िंदगी किसी एक पहलू को उसमें दिखाया जाता है। आलमी हिद्दत से अब सवाल देखते हैं। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? तो जवाब इसका होगा ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पाई जाती है और किसी भी ग्रह में अभी तक ज़िंदगी पाई नहीं गई है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है जिससे ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन का गर्म होना जिससे इंसानी ज़िंदगी ख़त्म होने के आसार मालूम पड़ता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, मीथेन CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, और ओजोन। तो ओजोन जो होता है जिसको कि डाप्सन में हम लोग नापते हैं, तो ओजोन गैस भी पाई जाती है। तो ये सब ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। और जो भाप होता है पानी का वो भी इसी में आता है, ग्रीन हाउस गैस में आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़मीन के दर्जाए हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का 31% और मीथेन गैस का 149% इजाफा हुआ है, जो कि बहुत संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? तो जो अब हमारे देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने क्या बताए थे? तो वो बताए थे ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसले से बचने के लिए अब्दुल कलाम ने 10 से 17 साल की उम्र के तलबा को, जिनकी तादाद 20 लाख है, 5-5 पेड़ लगाने का मशवरा दिया था। तो जो बच्चे 10 साल के हैं, आप सब भी 10 साल से ऊपर हैं, 17 साल के आसपास हैं, तो आप सभी अगर एक एक पेड़ भी लगा देंगे अगर, तो बहुत बड़ा मसला जो है हल हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का।
अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़लज़ला के नुकसानात पर रोशनी डालिए। तो ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जिसमें ज़मीन कांपती है। इसी की वजह से ज़मीन जो है हिलता जो है वो फट जाती है और उसके नीचे से पानी निकलने लगता है और ऊंचे ऊंचे मकानात गिर जाते हैं और लोग दिल के मरीज हो जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ज़लज़ला की वजूहात पर रोशनी डालिए। तो जो ज़लज़ला है ये कुदरती आफत है जिसमें ज़मीन कांपती है। ये इसलिए होता है कि ज़मीन के अंदर जो अंदरूनी हिस्सा गैस, मैग्मा और मुख्तलिफ मादों से बना है। गैस के गर्म होने से ज़मीन के अंदर हलचल होती है जिससे ज़मीन कांपने लगती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सर सैयद अहमद ख़ां की रिया से है। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो जो सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ां की तरबियत किसके ज़ेर साया में हुई थी? तो उनकी जो तरबियत है उनकी वालिदा अज़ीज़ुन निसा बेगम के ज़ेर साया में हुई थी। अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी किसने कब और कहाँ कायम की थी? तो ये सर सैयद अहमद ख़ां ने 1862 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में कायम किया था। सर सैयद अहमद ख़ां इंग्लिस्तान कब गए थे? तो वो 1869 ईस्वी को गए थे। मतलब कि जब गांधी जी पैदा हुए थे उस समय सर सैयद अहमद ख़ां जो है वो इंग्लैंड में घूम रहे थे। तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला किसने जारी किया? तो सर सैयद अहमद ख़ां ने जारी किया। सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब किसने दिया? तो ये 1878 ईस्वी में मिला था उसको, जो कि बरतानवी हुकूमत जो हमारे यहाँ शासन करती थी उन्होंने दिया था। सर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ में कब और कौन सा स्कूल खोला था? तो वो 1878 ईस्वी को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था। सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब किसने दिया था? तो अंग्रेज़ों ने दिया था। जो अंग्रेज़ सरकार थी यहाँ पे, जो बरतानवी हुकूमत थी, उन्होंने दिया था और बहुत अच्छे से इसको मानते भी थे और बहुत बड़े जानकार आदमी थे ये, जिससे कि बहुत इनकी इज़्ज़त थी। सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल कब हुआ और कहाँ मदफून है वो? तो वो उसका इंतकाल जो हुआ था 1898 ईस्वी को हुआ था। और ये हुआ था कब? 1898 ईस्वी को हुआ था और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में मदफून है। तो यहाँ पे जो दोस्तों 1869 है, ये हमको थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है दोस्तों। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। इनकी जो तारीख़ पैदाइश है ना वो गड़बड़ लग रही है मुझे, या फिर या तो तारीख़ पैदाइश गड़बड़ है या तो फिर ये जो उसका इंतकाल है 1898, या तो ये गलत है। इन दोनों में से कोई एक गलत है। आप इसको चेक कर लेंगे एक बार, मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है, आप चेक करके इसको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रियाकारी का मतलब सर सैयद ने क्या बताया। तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और होता है। मतलब कि दिखाता तो सामने से कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और करता है वो। असल में रिया का ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ाहिरी अमल या रद्द अमल से नहीं होता, बल्कि अक्सर लोग शुबहे या वहम, गलत फहमी की वजह से ऐसे इक़दामात कर गुज़रते हैं कि खुद उसे पता नहीं होता कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, कोई आदमी है वो मस्जिद में जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए और उसके दिल में ये ख्याल होता है कि हम
नमाज़ पढ़ें, लोग हमको देखें, लोग हमको नमाजी कहे, लोग हमको मुत्तकी परहेज़गार कहे, लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी सजदे मारते हैं वो, तो वो क्या हो गया, वो रिया हो गया, दिखावे का इबादत हो गया। लेकिन वही अगर हमारे दिल में खालिस अल्लाह के लिए अगर मोहब्बत हो, अल्लाह की इबादत के लिए हमारे दिल में ये हो, दुनिया के दिखावे का कोई मतलब दिल में ये ना हो, तो वो अल्लाह की वो इबादत कबूल है। लेकिन जो रिया है, जो दिखावे का इबादत है, वो अल्लाह ताला हमें मुँह पे मार देगा कल क़यामत के दिन। उसका कोई बदला हमें नहीं मिलने वाला। उसका बदला अल्लाह ताला दुनिया में बोला कि तुमको हम दुनिया में ही उसका बदला दे दिए। तुम जो चाहते थे कि लोग हमको नमाजी कहे, तो तुमको हम नमाजी कहलवा दिए दुनिया में ही अपने बंदों से। अब तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो भी अमल करें हम खालिस अल्लाह के लिए करें, इंसान को दिखावे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आप अगर 1 रुपया भी अगर दे रहे हैं किसी को, तो एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता न चले, इस तरह कहा गया है। मतलब कि दूसरे को दिखावे का अमल ना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इधर ज़्यादा बात ना करें, हम लोग उधर चलते हैं। अदब की पहचान, तो उससे देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के क्या हैं? तो वो दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है और वह क्या थे? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद अब्दुल रऊफ़ हैं और वह एक आलिम दीन थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़िला में पैदा हुए थे? तो वो बिहार के औरंगाबाद ज़िला में पैदा हुए थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की है? तो वो मदरसा शमसुल हुदा से हासिल की है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने एमए किस मौजू में किया है? तो उन्होंने अंग्रेज़ी में किया है एमए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मौजू के लेक्चरर बहाल हुए और कहाँ? तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर बहाल हुए और पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में वो अंग्रेज़ी के लेक्चरर बहाल हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का बाद में तबादला किस कॉलेज में हुआ था? तो बीएन कॉलेज जो पटना में है, वह बीएन कॉलेज में ही उसका तबादला हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि लालू यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी यहीं से पढ़ाई किए थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के किताबों का नाम लिखिए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी किताबों के नाम मंदरजा झेल हैं। तो मंदरजा झेल किताब देख लीजिए, इसका ज़्यादाए एतदाल, नंबर 2 पे है नुक्ताए नज़र, नंबर 3 पे है मयारे व इक़दार। तो मयारे व इक़दार जो है ये भी इसकी किताब है। नंबर 4 पे देख लेते हैं तश्कील व जदीद, और नंबर 5 पे है इक़बाल और आलमी अदब। तो ये 5 किताब ध्यान में रखेंगे, ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी किताबों में से है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत से कहाँ से सबकदोश हुए? मतलब रिटायरमेंट कहाँ से हुए, कहाँ से लिए रिटायरमेंट वो? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत से बीएन कॉलेज से सबकदोश हुए। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो प्रोफेसर अब्दुल मुगनी का इंतकाल 5 सितंबर 2006 को पटना में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हिंदुस्तान का जो कानून है, संविधान है, तो उसकी जो बानी है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि संविधान सभा के जो कानून साज कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे ये, और इनका बहुत बड़ा योगदान है कानून बनाने में। कानून को हम लोग आइन कहते हैं उर्दू में, अलिफ मद ज़बर आ हमजा ज़बरी नुमा को। तो देखते हैं दोस्तों इससे क्वेश्चन, हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महर सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। वालिदैन बोल दे अगर, तो वालिदैन में दोनों आ जाता है, माँ भी और बाप भी। और वालिद सिर्फ बोले तो बाप, और वालिदा अगर बोले तो माँ, लेकिन जब वालिदैन बोलेंगे तो बाप और माँ दोनों आ जाएगा।
तो नंबर 1 में वालिद का नाम है रामजी मालूजी सकपाल और माता का नाम है उसकी, वालदा का जो नाम है वो भीमाबाई नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से ज़ुबान बोलने वाले ख़ानदान में पैदा हुए थे? तो वो जो है अछूत मराठी ज़ुबान बोलने वाले ख़ानदान में पैदा हुए थे। भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन की कितने नंबर के औलाद थे? तो मतलब कैवीं नंबर के औलाद थी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर जो अपने वालिदैन की वो आखिरी सबसे छोटे और 14वीं औलाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर के दादा का नाम क्या था? तो उसके दादा का नाम था मालूजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर की कितनी उम्र में उनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से सबकदोश हुए थे? तो भीमराव अंबेडकर 2 बरस की उम्र थी उस समय जब उसके वालिद रिटायरमेंट हुए थे। भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए थे? तो वो सूबेदार मेजर के ओहदे से सबकदोश हुए थे। भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे कि उसकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया? तो वो 6 साल के थे कि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई और जिस लड़की से हुई उसकी उम्र क्या थी? तो जवाब है इसका 14 बरस की उम्र में रमाबाई से हुई और उनकी उम्र 9 बरस की थी। जो उसकी रमाबाई थी उसकी उम्र 9 बरस की थी और भीमराव 14 वर्ष के थे। भीमराव अंबेडकर की मौत कब हुई और उसे बौद्ध मजहब में क्या कहा जाता है? तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात में हुई और बौद्ध मजहब में उसे निर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने कौन सा मजहब कबूल किया था? तो उन्होंने बौद्ध मजहब कबूल किया था। भीमराव अंबेडकर समाज के किस रिवाज से बरहम और बेजार थे? तो वो छुआछूत से बहुत परेशान थे। ये वाला जो छुआछूत का था उस ज़माने में, हालांकि उसको स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ने का भी नहीं दिया गया। वो स्कूल के जो गेट होता था, गेट के बाहर ही अपना नीचे बोरा बिछा के पढ़ाई करते थे और जिस रास्ते से चलते थे वहाँ भी बहुत सारी उसको जिस कुएं में पानी पीते थे तो वह कुआं तो और कोई पानी नहीं पीता था, इस तरह होता था वहाँ पे। और स्कूल के मटका से पानी पीने का उसको इजाज़त नहीं थी। बहुत सारी प्रताड़ना झेली उन्होंने और जिसका परिणाम उन्होंने लिया, बड़ी जम के उसका जो है ना वो बदला लिया उन्होंने। कानून की जो किताब लिखी उन्होंने उसमें बहुत पावर उन्होंने अपने कौम को दिलाया उसमें। तो खैर भीमराव का ख़ानदान बम्बई जाकर क्यों बस गया था? तो वो भीमराव का जो ख़ानदान इसलिए बम्बई जाकर बसा क्योंकि भीमराव के वालिद की नौकरी बम्बई में थी, इसलिए उनके वालिद अपने पूरे ख़ानदान को लेकर मुंबई चले गए और हमेशा के लिए वहाँ के होकर रह गए। बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वूर है? तो उसका निर्वाण का जो तस्वूर है बौद्ध मज़हब के मानने वाले, कोई शख्स का जब इंतकाल हो जाता है तो बौद्ध मज़हब के मुताबिक उसे मौत नहीं निर्वाण किया जाता है। निर्वाण का तस्वूर ये है कि मरने वाला मरता नहीं है बल्कि एक दुनिया से दूसरे दुनिया में चला जाता है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदा से सबकदोश हुए? तो सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा से। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे हैं? तो वो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए रहे हैं लुत्फ़ुर रहमान। लुत्फ़ुर रहमान किस असेंबली हलका से एमएलए चुने गए? तो ये भागलपुर हलका से असेंबली से चुने गए थे एमएलए। लुत्फ़ुर रहमान की किस 2 किताबों के नाम
किसी 2 किताबों के नाम लिखिए। तो लुत्फ़ुर रहमान की किताबों के नाम मंदरजा झेल हैं, ताज़की, बरगनवा और बोसाए नम। उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आगा हश्र को। आगा हश्र क्या थे? तो ये ड्रामा निगार थे। आगा हश्र के 4 ड्रामा का नाम लिखें। तो आगा हश्र के 4 ड्रामा का नाम मंदरजा झेल है। यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, खूबसूरत बला, ख्वाब हस्ती। इसको ख्वाब पढ़ेंगे दोस्तों। ख्वाब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है ख्वाब। ख्वाहिश लिखा जाता है, पढ़ा जाता है ख्वाहिश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ हुआ कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में हुआ था। आगा हश्र अपने ड्रामे में किसको मौजू बनाया और किसको जगह दी? तो आगा हश्र जो है असरी ज़िंदगी की हकीकतों को मौजू बनाया और समाजी व मुआशरती मसाइल को जगह दी। अब आर्यभट्ट और त्रिगना से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए थे वो? तो आर्यभट्ट जो है खगोल में 476 ईस्वी में पैदा हुए थे, जो कि गुप्त दौर का शासन काल था उस समय हिंदुस्तान में। आर्यभट्ट का तजुर्बागाह था और कितनी ऊंचाई पर था? तो ये आर्यभट्ट का तजुर्बागाह त्रिगना में था और ये 60 फीट ऊंचा था। त्रिगना फिर दोबारा कब चमका? तो ये 22 जुलाई 2009 को चमका। हिंदुस्तान के गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो जो गुप्त दौर है, गुप्त अहद है, उसको कहा जाता है सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से है? तो वो गुप्त अहद से है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण एक ऐसा वाक़या है जो ज़मीन की गर्दिश की वजह से होता है। तो सूरज ग्रहण जो होता है, जब चांद और सूरज ज़मीन के बीच आ जाता है तब सूरज ग्रहण होता है। चांद ग्रहण कब होता है? जब ज़मीन सूरज और चांद के बीच में आ जाता है तो तब चांद ग्रहण होता है। और एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि सूरज ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या को होता है और चांद ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान करें। तो जवाब इसका है 2009 का सूरज ग्रहण मुकम्मल ग्रहण था जो 100 साल बाद होता है और इसी वजह से पूरी दुनिया उसको देखने के लिए बेकरार थी। तो उस समय दोस्तों जो आप लोग अगर कोई होंगे जो देखे होंगे कि जो सूरज ग्रहण हुआ था 2009 में बहुत ही भयानक हुआ था। मतलब एक बार तो सूरज निकला, सुबह हो गई, मुर्गी बकरी सब बाहर निकल गए और जैसे ही फिर सूरज ग्रहण जो हुआ तो सब जानवर चिल्लाने लगे, सब अंदर जो है अपने इसमें जाने लगे घोंसले में। तो अजब सा माहौल था। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो महसूस किया होगा। हम लोगों ने तो खैर महसूस किया था उस ज़माने में, लेकिन अगर आप लोग भी अगर महसूस किए होंगे तो ज़रूर पता होगा आपको कि कितना भयंकर हुआ था। लग रहा था कि फिर से रात हो गया। दिन हुआ, रोशनी हुई, सूरज निकला, फिर पूरा अंधेरा काली खटा लगता है, एकदम अंधेरी रात हो गई। ऐसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। त्रिगना के महल वकू पर रोशनी डालें। तो त्रिगना पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण मसूरी सब डिवीज़न में है। ये पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी तक फैला हुआ है। इसी मकाम पर आर्यभट्ट का तजुर्बागाह है क्योंकि यहाँ सालों भर आसमान साफ़ रहता है। तो सोचिए दोस्तों, उस ज़माने में जो गुप्त दौर था, उस ज़माने में कितने बड़े साइंटिस्ट हमारे बिहार में थे। बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। मकतूब निगारी से आप देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। मकतूब की तारीफ़ कीजिए। तो जवाब ये है मुअस्सर सिन्फ है जिसमें एक दूसरे की खैरियत जानना
और तबादला ख्याल किया जाता है। 2 नंबर देख लेते हैं। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? तो ये है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का। तो इस जो है इसको दोस्तों अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, तो ये कौल किसका है, किसने कहा है? ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो ये है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का। मनाजिर फितरत चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण चकबस्त है। ये बिरज नारायण पढ़ें या ब्रज नारायण पढ़ें, एक ही बात है, जिसमें चकबस्त तखल्लुस था। चकबस्त की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी को यूपी के ज़िला फैज़ाबाद में हुई थी। चकबस्त की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो उनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई थी, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है। चकबस्त का पेशा क्या था? तो चकबस्त का पेशा वकालत का है, जो वकील थे। चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो चकबस्त का जो इंतकाल है वो 1926 ईस्वी में रायबरेली स्टेशन पर हुआ था। चकबस्त के लाश को कहाँ लाया गया? तो चकबस्त का इंतकाल के बाद उनका आखिरी रस्म कहाँ अदा किया गया? तो ये दोनों सवाल अगर पूछे इसका जवाब एक ही होगा। चकबस्त की लाश को लखनऊ लाया गया और आखिरी रस्म लखनऊ में अदा किया गया। चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो चकबस्त की नज़्म मनाजिर कुदरत या मनाजिर फितरत हमारी निसाब में शामिल है। चकबस्त शायरी में अपना उस्ताद किसे मानते हैं? तो चकबस्त शायरी में आतिश और गालिब और अनीस को अपना उस्ताद मानते हैं। नज़म मनाजिर फितरत में किस शहर की खूबसूरती का नक्शा खींचा गया है? तो इसमें नज़्म में मनाजिर फितरत में शहर देहरादून की खूबसूरती का मंजर खींचा गया है। जो देहरादून है, जो वादी है वहाँ पे, जो पहाड़ी इलाका है, तो उसका मंजर खींचा गया है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चकबस्त की मौत किस बीमारी से हुई थी? तो चकबस्त की मौत फालिज की बीमारी से हुई थी। अब इंडिया गेट से कुछ अहम क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया गेट, जगन्नाथ आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खील में पैदा हुए, जो पाकिस्तान में है। जगन्नाथ आज़ाद ने एफ़ए का इम्तिहान कब और कहाँ से पास किया? तो जगन्नाथ आज़ाद ने एफ़ए का इम्तिहान 1933 ईस्वी को DAV कॉलेज रावलपिंडी से पास किया। जगन्नाथ आज़ाद ने BA की डिग्री किस कॉलेज से हासिल की? तो BA की डिग्री गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से हासिल की। जगन्नाथ आज़ाद ने MA की डिग्री कब हासिल की? तो 1944 में हासिल की। जगन्नाथ आज़ाद ने ऑनर्स की डिग्री कब हासिल की थी? तो वो 1942 ईस्वी में। जगन्नाथ आज़ाद ने ऑनर्स और MA की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से और किस ज़ुबान में हासिल की थी? तो ऑनर्स और MA की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारसी ज़ुबान व अदब में हासिल की। मुल्क के बंटवारे के बाद जगन्नाथ आज़ाद दिल्ली कब आए थे? तो वो आए थे दिसंबर 1947 को दिल्ली आए थे। मिज़ाह के शायर कौन हैं? 2 के नाम बताइए। तो मिज़ाह के 2 शायर मंदरजा जेल हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री और अकबर इलाहाबादी। रोशनी हिस्सा 2 से आप देख लेते हैं। अफसाना सेकेंड हैंड के मरकज़ी ख्याल का जायज़ा लीजिए। तो ये जो है अफसाना सेकेंड हैंड के खालिक वकील मोहम्मद बशीर ने गोपीनाथ को एक हमदर्द इंसान की शक्ल में पेश किया है, जिसने धोखा खाए हुए
शारदा की सारी गलतियों को जानते हुए भी उसे अपना लेता है और धोखा देने वाले शायर को मुंह तोड़ जवाब देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोपीनाथ के किरदार पर रोशनी डालिए। तो जो गोपीनाथ अफसाना सेकंड हैंड का असल किरदार है, जिसको अफसाना निगार ने एक हमदर्द इंसान की शक्ल में पेश करते हुए ये दिखाया है कि सेकंड हैंड शारदा को ज़िंदगी में अपना कर खुश व खुर्रम रहता है, ऐसा दुनिया के दूसरे लोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदार का नाम लिखें। तो खाली संदूक के 2 किरदार मंदरजा जेल हैं, तिरादोई एक और सोमेश्वर, ये दोनों हैं इसके। अफसाना सेकंड हैंड के 2 किरदार का नाम लिखें। तो नंबर 1 हो जाएगा गोपी, नंबर 2 हो जाएगा शारदा। पंजाब के 5 नदी का नाम लिखें। तो पंजाब के 5 नदियां मंदरजा जेल हैं। तो एक कहावत है पुराने ज़माने से कि पंजाब जो है वो 5 नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है, जिसका नाम कि पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, तो ये इसको कहा जाता है पंजाब। तो यहाँ पे जो गलत लिख दिया, यहाँ पे दादी लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे होगा रावी होगा, सतलज होगा, और त्रिजिया होगा, चिनाब होगा, ब्यास होगा। अफसानी अर्जुन के 5 किरदार का नाम बताएं। तो अफसाना अर्जुन के 5 किरदार का नाम मंदरजा जेल है। तो विशाल महतो एक हो गया, नंबर 2 पे हो गया राम हलदर, नंबर 3 पे हो गया कीतू, नंबर 4 पे हो गया मोहनी, नंबर 5 पे हो गया राम बाबू। तो ये जो अफसाना है, तो इसका आप लोग जो किरदार है उसको हर अफसाने का देख लेंगे, किसमें कौन किरदार पे है, तो उसका नाम याद रखेंगे, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो हर अफसाने का जो किरदार है उसको याद रखेंगे आप लोग। कहानी, कहानीकार, उर्दू मुतरजिम और उसकी ज़ुबान। तो कहानी नज़्म। तो सेकंड हैंड जो कहानीकार इसके कौन है, शायर कौन है इसके, तो ये है वकीम मोहम्मद बशीर। वातरिक के किनारे, तो ये है पन्नालाल पटेल। सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति। अर्जुन जो है ये महाश्वेता देवी, इसके कहानीकार वही हैं। अच्छा, खाली संदूक, तो इसके कहानीकार कौन है, इंदिरा गोस्वामी हैं इसके। वारिस शाह से, इसके हैं अमृता प्रीतम, इन्होंने लिखी है। दिए, तो दिए कौन लिखे हैं इसको, अरविंद कोल्हटकर, इन्होंने लिखे हैं। बारिश की एक सुबह, जो बारिश की एक सुबह है, इसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा है सीताकांत महापात्रा ने। और इंसान लिखा है शेषेंद्र शर्मा ने। और वह मुलाकात, ये किसने लिखा है, के सच्चिदानंद ने लिखा है। ठीक है। और ये भी देख लेंगे कि सेकंड हैंड जो है ये किस मतलब ज़ुबान में है, कौन भाषा में है, तो ये मलयालम में है। वातरिक के किनारे जो है ये गुजराती में है। और सूरज का घोड़ा जो है ये कन्नड़ में है। अर्जुन जो है ये बंगला में है। खाली संदूक जो है ये आसामी भाषा में है। तो वारिस शाह से है जो है ये पंजाबी भाषा में है। दिए जो हो गया ये आपको मराठी भाषा में है। बारिश की एक सुबह ये उड़िया भाषा में है, उड़ीसा की। और इंसान जो है ये तेलुगु भाषा में है, तमिलनाडु की। और वह मुलाकात वो मलयालम में है, केरल की। ठीक है दोस्तों। और इसका ये भी ध्यान रखेंगे आप कि सेकंड हैंड को उर्दू में किसने तर्जुमा किया। ये कहानी तो मान लीजिए आपको मलयालम की है, केरल का जो मलयालम भाषा है तो वहाँ की है, लेकिन इसको उर्दू में किसने आपके निसाब तक लाने में काम किया, तो ये है जिलानी बानो ने ये उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, जिसको हमारे निसाब में शामिल भी किया गया है। अब उसी तरह देख लेंगे वातरक के किनारे जो है ये गुजराती में था, लेकिन उसको मजरुल हक इलवी ने
उर्दू में इसको तर्जुमा किया। और सूरज के घोड़ा को जो कन्नड़ में था, इसको हैदर जाफरी ने किया। कन्नड़ जो भाषा है ये आपको है बेंगलोर कर्नाटक की है, तो सूरज का घोड़ा वहीं से ये था, उसी भाषा में था, तो उसको हैदर जाफरी ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। और अर्जुन जो है ये बांग्ला भाषा की कहानी है, तो इसको शाफिक किदवई ने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी एक है दिए जो है ये मराठी भाषा का था, इसको सादिक ने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन था मैंने आज एक ही वीडियो में करा दिया, और हम सोच रहे थे कि इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, लेकिन लगभग जो है क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसका एक और छोटा सा पार्ट होगा वो लेके आएंगे, नहीं तो आप इसे ही अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। आपका जो 15 क्वेश्चन आएगा, 15 में से 10 क्वेश्चन आपका इसमें से आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। जो आपको समझ में नहीं आया उसे छोड़ दीजिएगा, तो 10 दूना 20 नंबर आपका ऐसा पक्का हो जाएगा। तो ये एक बहुत अहम वीडियो है, अगर एक बार आपको समझ में ना आए तो इसको बार बार रिवाइज करें, देखें, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगी आपको। और स्पीड आप कम बेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने सहूलियत के हिसाब से स्पीड कम बेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।